हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी रोटेटिंग मशीन में दो पार्ट्स मेन होते हैं, स्टेटर और रोटर। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होगा। कंस्ट्रक्शन वाइज सिंक्रोनस मशीन भी स्टेटर और रोटर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो सबसे पहले स्टेटर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि स्टेटर में कैसा कंस्ट्रक्शन है इसका। तो सबसे पहले इसके पहले जो हमने वीडियोस देखे हैं उसमें हमने ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन कर रखा है कि स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग है ना। बाकी मशीनों से थोड़ा सा अलग स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग और ये थ्री फेज की वाइंडिंग है। तो बेसिकली देखो, ये जो पार्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो आपको ये वाला पार्ट में ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, अंदर अंदर की तरफ स्लॉट्स कटे हुए हैं, ये स्लॉट्स हैं, है ना। ये आर्मेचर स्लॉट्स हैं, ये स्टेटर का कोर है और ये फ्रेम है। अब जो वाइंडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, वो इसी स्लॉट्स में होगा। तो वाइंडिंग को मैं दिखाने के लिए, है ना, आपको डॉट और क्रॉस से इसको दिखाते हैं, बेसिकली करंट इनवर्ड या आउटवर्ड, है ना। तो बेसिकली इसके इस स्लॉट के अंदर ही क्या होती है, स्टेटर की वाइंडिंग होती है, या आप इसको आर्मेचर वाइंडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही हर स्लॉट्स में हमारी वाइंडिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या ये वाइंडिंग बिल्कुल बटी हुई है क्या? किसी एक ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे हमने ढेर सारी वाइंडिंग कर दी है ना। अगर ऐसी वाइंडिंग होती है तो हम इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। लेकिन यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बटा हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। इसका मतलब जो स्टेटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो वाइंडिंग हम करने वाले हैं, है ना, ये आर्मेचर का जो स्लॉट है इसमें जो हम वाइंडिंग करने वाले हैं वो कौन कैसी वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मशीन के स्टेटर पे जो वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है या कंसंट्रेटेड होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक है। अब बात आती है, ये वाइंडिंग किसका होता है, ऑब्वियसली कॉपर का होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे वाली जो बात आती है वो है कोर। स्टेटर का जो कोर है वो किसका बना हुआ होता है। तो नॉर्मली जो स्टेटर कोर होता है वो मेड अप ऑफ सीआरजीओ, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। सीआरजीओ की फुल फॉर्म होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। सीआरजीओ स्टील या सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। एंड लेमिनेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट। ऑब्वियसली लेमिनेशन हम एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेसिफिक, मैंने वैसे तो दोनों लिख दिया है, सीआरजीओ या सिलिकॉन स्टील, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली सीआरजीओ टाइप का जो स्टील होता है इसका यूज करते हैं हम ट्रांसफार्मर में मेनली, ठीक है। और जो भी जितनी भी रोटेटिंग मशीन्स होगी उसका जो स्टेटर होगा वो नॉर्मली हम यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि सीआरजीओ स्टील जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए बेसिकली यूज करता है, उसका कोर बनाने के लिए यूज करते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का। और सिलिकॉन स्टील नॉर्मली हम यूज करते हैं रोटेटिंग मशीन्स में उसका कोर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे स्टेटर स्टेटर का कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही सिंपल सा कंस्ट्रक्शन स्टेटर का, ठीक है। अब बात करते हैं रोटर। अब रोटर कंस्ट्रक्शन है ना। अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अभी हम थोड़ा रुक रुक के डिस्कस करेंगे, जब मैं इसकी वर्किंग समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, है ना, कि रोटर कैसे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो रोटर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली बात तो कितने टाइप का रोटर है ना। तो सिंक्रोनस मशीन में मेनली दो टाइप का रोटर होता है। एक को बोलते हैं सेलिएंट पोल टाइप रोटर या सेलिएंट पोल रोटर, और सेकंड है सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। सेलिएंट पोल टाइप रोटर या सेकंड है सिलेंड्रिकल रोटर। अब सेलिएंट पोल को एक और भी नाम से जानते हैं, प्रोजेक्टिंग पोल। मतलब क्या है, अभी आपको डायग्राम देख के समझ में भी आ जाएगा। लेट अस सपोज इसके जो पोल्स होते हैं, रोटर का जो पोल होता है वो प्रोजेक्टेड होता है, मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ होता है ना, ऐसा कुछ पोल होता है। अभी आपको आगे डायग्राम मिल जाएगा, है ना। कुछ ऐसा इधर भी ऐसे ही निकला हुआ होगा, है ना, इधर भी कुछ ऐसा ही, मतलब प्रोजेक्टेड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है इसके पोल्स, उसको बोलते हैं सेलिएंट पोल। और सिलेंड्रिकल में क्या होता है बिल्कुल कॉम्पैक्ट सिलेंडर जैसा होता है, उसी पे हम स्लॉट्स कट करते हैं। तो अभी वो आगे आगे की बात है। तो बेसिकली दो टाइप के रोटर है। अब ये रोटर बना किसका हुआ होता है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, मेड अप ऑफ स्टील अलाय, स्टील अलाय। अब स्टील के स्टील में और क्या क्या मिला देते हैं, तो क्रोमियम, निकल और मोलिब्डेनम, ठीक है। इसके साथ हम स्टील को कंबाइन करते हैं ताकि हमारी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और रजिस्टिविटी वगैरह जो है वो कम हो जाए। तो ये स्टील अलाय का बना हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सैलिएंट पोल के बारे में सबसे पहले,
कि सेलिएंट पोल क्या है, कैसा दिखता है, कहाँ यूज होता है और क्या क्या इसको उसके स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं। तो देखो सेलिएंट पोल कुछ ऐसा दिखता है, मतलब आपका एक बीच में बिल्कुल सॉलिड है और उससे हमारे प्रोजेक्ट जो पोल्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये नॉर्थ और साउथ का, ये नॉर्थ साउथ क्या है, आप ऐसे समझना। देखो जो रोटर है सिंक्रोनस मशीन का, मान लो 2 पोल का भी मैं रोटर बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये 2 पोल है। तो अब आपको एक बात तो पता होगा कि जो रोटर है उसमें हम क्या देने वाले हैं, फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग कौन सी देने वाले हैं, डीसी सप्लाई, ठीक है। तो हमने मान लो डीसी सप्लाई दे दी आप ठीक है। तो आपको एक बात तो पता है कि अगर करंट की डायरेक्शन में पता है कि कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्थ और साउथ डिसाइड कर सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर इन सब में क्या है, वाइंडिंग है यहाँ पे, है ना, वाइंडिंग है ये जो, ठीक है। इस वाइंडिंग के करंट के डायरेक्शन के हिसाब से वो नॉर्थ और साउथ पोल डिसाइड हो रहा है। आप खुद से चेक कर सकते हो राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के, ठीक है। राइट हैंड स्क्रू रूल लगा के आपको पता चल जाएगा, जो आपके चारों फिंगर है, मान लो आप करंट की डायरेक्शन है तो आपका जो अंगूठा होगा, जो थंब होगा, वो बताएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में, उससे आप नॉर्थ और साउथ डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो, तो आपको देखो सेलिएंट पोल का मतलब है प्रोजेक्टिंग पोल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि पहला पॉइंट कि एयर गैप जो है वो वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, एयर गैप वेरिएबल है, आओ देख लेते हैं एक बार सॉरी। अच्छा देखो ये रोटर है ना, मान लो मैं इसके ऊपर स्टेटर बना देता हूँ और उस पर मैं और कोई वाइंडिंग नहीं बनाऊंगा ना, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एयर गैप कितना है यहाँ पे एयर गैप सिर्फ इतना है, ठीक है, स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप। अच्छा इस वाले पॉइंट पे देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक का एयर गैप है, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप ज्यादा है, फिर यहाँ पे एयर गैप कम है, फिर यहाँ पे एयर गैप ज्यादा है। मतलब जो एयर का जो गैप है स्टेटर और रोटर के बीच में, वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे स्टेटर और रोटर के बीच में गैप बहुत कम है और कहीं पे स्टेटर और रोटर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एयर गैप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब एक चीज समझो यहाँ पे स्टेटर और रोटर के बीच में जो फ्लक्स का लिंकेज होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि बिल्कुल एयर गैप कम है। यहाँ पे फ्लक्स का लिंकेज क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स फ्लक्स का मतलब क्या है, रिलक्टेंस से। कहीं रिलक्टेंस ज्यादा तो फ्लक्स वहां पे कम, है ना, कहीं रिलक्टेंस कम तो वहां फ्लक्स ज्यादा। तो इसका मतलब एक चीज देखो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे रिलक्टेंस कम है ना, यहाँ पे रिलक्टेंस क्या है, कम है। और ये जो खाली वाली जगह है, ये वाली जगह, यहाँ पे रिलक्टेंस क्या है, ज्यादा है ना, यहाँ पे रिलक्टेंस ज्यादा है क्योंकि एयर गैप ज्यादा है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, आपको इतना माइंड में भी आ जाएगा कि सेलिएंट पोल अगर रोटर है तो प्रोजेक्टिंग पोल्स हैं इसके। तो जब पोल्स निकले हुए हैं तो ऑब्वियसली एयर गैप क्या है, जहाँ पे पोल बिल्कुल स्टेटर और रोटर के पास में होगा वहाँ एयर गैप कम होगा, अदरवाइज एयर गैप ज्यादा होगा। तो इसका मतलब एयर गैप भी वेरिएबल है, यूनिफॉर्म नहीं है, और इसके कारण जो हमारा रिलक्टेंस है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है या वेरिएबल है, ठीक है। तो आई थिंक ये पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट है ड्यू टू प्रोजेक्टिंग पोल्स वेट ऑफ रोटर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑब्वियसली समझने की कोशिश करना। देखो अगर मैकेनिकली आप स्टेबल सिस्टम की बात करोगे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोल्स ऑब्वियसली इस यहाँ पे वेट ज्यादा है और यहाँ पे वेट क्या है, कम है। फिर यहाँ पे वेट, क्योंकि यहाँ पे पोल है तो वेट ज्यादा है, फिर यहाँ पोल यहाँ वेट कम है, वेट मतलब भार, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेट है वो पूरे रोटर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं वेट ज्यादा है कहीं वेट कम है। तो अगर वेट जो है रोटर पे वो नॉन यूनिफॉर्म है तो उससे क्या होगा, लार्ज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। बेसिकली इसका मतलब है मैकेनिकली बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। मैकेनिकली आप ऐसे सोचो कि मान लो एक अ, जैसे ऐसे समझो एक छोटा झूला है ना, जब अगर किसी अ, मेले वगैरह में जाते हो, एक छोटा झूला एक बड़ा झूला, है ना। जब बड़े झूले पे अगर आप बैठते हो तो आपको स्विंग आपको ज्यादा मिलता है ना, क्योंकि उसका
इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको ज्यादा लग रहा होगा, है ना, तो आप मतलब इधर उधर जाने का चांसेस ज्यादा है। सेम यही चीज यहाँ पे भी है ना। रोटर बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, लेट अस सपोज, ठीक, और ये रोटर बहुत तेजी से घूम रहा है, तो आपको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, मतलब फोर्स ज्यादा लगा रहा है बाहर की तरफ, उसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा मैकेनिकली सिस्टम बैलेंस नहीं है, क्योंकि रोटर हमेशा बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, उसका जो कंडक्टर है वो हमेशा, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये मैकेनिकली बहुत स्टेबल सिस्टम नहीं है, अगर हम इसको बहुत तेज स्पीड पे चलाएं तो, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अच्छा, इसी के कारण, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, तो मैकेनिकली अच्छा बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज्यादा स्पीड करेंगे तो ये जो रोटर है, हो सकता है वो स्टेटर स्टेटर को तोड़ के भागने की भी कोशिश कर दे बाहर, है ना, क्योंकि मैकेनिकल फोर्स बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए सेलिएंट टाइप का जो पोल होता है, या उस सेलिएंट टाइप का जो रोटर होता है, इसका यूज करते हैं हम लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए, जहाँ पे हमें कम स्पीड की एप्लीकेशन की जरूरत होगी, वहां पे हम यूज करेंगे सेलिएंट पोल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, है ना। सेलिएंट पोल टाइप का रोटर ऐसा रोटर है जो लो स्पीड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अब बात आती है कि कितने से कितने स्पीड के लिए यूज कर पाएंगे, तो इसको हम यूज कर सकते हैं 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक, 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम तक। तो अब बात आती है कि अगर 50 से 1000 आरपीएम तक ही हम इसको घुमा पाएंगे, तो यहाँ पे कितने पोल लग रहे होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझना, देखो एन एस इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ डिवाइड बाई पी, है ना। अब देखो, आपको पता है कि सिंक्रोनस मशीन है, तो इसका रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा होगा। अब ये कह रहा है कि रोटर 50 आरपीएम से घूम रहा है, और 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम, तो मान लो मैं पहला एक लेके चल रहा हूँ कि 50 आरपीएम पे, 50 आरपीएम, और मान लो कि 50 हर्ट्ज की, हाँ अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज की सप्लाई ये जनरेट कर रहा है, तो 120 इंटू एफ, एफ अभी मान लो हम 50 ले रहे हैं, 50 हर्ट्ज ले रहे हैं, और डिवाइड बाई पी, नंबर ऑफ पोल्स। तो ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ पोल कितने हैं, नंबर ऑफ पोल है 120। यानी कि समझना जरा ध्यान से, अगर ये रोटर 50 आरपीएम 50 आरपीएम से घूम रहा है, इसका मतलब इस पे कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे, 120। यानी कि ये जो अभी आपको दिख रहा है, तीन तीन 6 पोल दिख रहे हैं, इस 6 पोल की जगह कितने पोल होंगे इसमें, 120 पोल, मतलब ऐसे 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 120 पोल्स होंगे। तब क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी, 50 आरपीएम, है ना। तो ऐसे ही आप एक 1000 के लिए निकाल सकते हो। 1000 के लिए क्या हो जाएगा, 1000 इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन में पी, 120 एफ की वैल्यू 50 रख दें, 50 और डिवाइड बाई पी। तो यहाँ से जब आप पी कैलकुलेट करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। इसका मतलब आप ध्यान से समझना, 50 आरपीएम से 1000 आरपीएम के बीच में अगर इसकी स्पीड है ना, तो इसका मतलब इसमें जो पोल्स होंगे वो कितने होंगे, वो पोल्स वेरी कर रहे होंगे 6 से 120। अगर 6 पोल होगा तो वो 1000 आरपीएम से रोटेट कर रहा होगा, अगर 120 पोल होगा तो वो 50 आरपीएम से रोटेट कर रहा होगा। यानी कि इसका मतलब सेलिएंट पोल रोटर में लार्ज नंबर ऑफ पोल्स होते हैं, ठीक है। तो कई बार, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को, कई बार वो आपको क्या दे देगा क्वेश्चन में, वो आपसे कह देगा कि एक 12 पोल की मशीन है, ठीक है, एक 12 पोल की मशीन है, और आपको बताना है कि ये सेलिएंट पोल टाइप की मशीन है या सिलेंड्रिकल टाइप का, क्योंकि रोटर दो टाइप का है सिंक्रोनस में, सेलिएंट पोल या सिलेंड्रिकल पोल। तो अगर 12 पोल दिया है तो आप ध्यान से, अभी आप जब सिलेंड्रिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिलेंड्रिकल में मैक्सिमम हम 2 से 4 पोल ही बना सकते हैं, सिलेंड्रिकल में सिर्फ 2 से 4 पोल बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम सिलेंड्रिकल का यूज बहुत हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए करते हैं। तो आपसे उसने क्या दे दिया, स्पेसिफिकली 12 पोल दे दिए, तो 12 पोल अगर हैं, 4 से ज्यादा पोल हैं, इसका मतलब वो कौन सी मशीन है, सेलिएंट पोल टाइप की मशीन है, क्योंकि सेलिएंट पोल टाइप मशीन में ही 6 से 120 पोल हो सकते हैं, ठीक है। अगर यही आपसे बोल देता कि 4 पोल की मशीन है या 2 पोल की मशीन है, तो 100% वो कौन सी मशीन है, सिलेंड्रिकल रोटर टाइप की मशीन है, ठीक है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आया होगा।
अब बात आती है कि यार ये जब इतना स्लो घूम रहा है, 50 से 1000 आरपीएम तक घूम रहा है, तो इसका कहाँ यूज करते होंगे? तो इसका यूज करते हैं मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सेलिएंट टाइप जो रोटर है उसको हम किस पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, 2-3 ऑप्शंस और मिले होंगे और आपको एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक जगह और यूज कर सकते हैं इसको, डीजल पावर प्लांट। ठीक है, डीजल पावर प्लांट में कई बार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के में जो जनरेटर यूज होता है उसको हाइड्रो जनरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ इसको। ये जो रोटर है सेलिएंट पोल टाइप का, इसमें क्या है, जो पोल है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है ना। अगर पोल बाहर की तरफ निकला हुआ है तो आप एक चीज समझना जरा ध्यान से। मान लो एक ऐसा पोल है जिसमें, मान लो ये हमारा एक रोटर है, ठीक है, इसमें पोल बाहर नहीं निकला हुआ है, और एक हमारा रोटर है मान लो, और इसमें पोल बाहर की तरफ निकला हुआ है मान लो। ठीक है, पोल बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो आप बताओ कौन से मशीन का डायमीटर बड़ा होगा? ये हमारा स्टेटर मान लो है ना, ये रोटर के आगे स्टेटर लगा दिया, ऊपर स्टेटर लगा दिया, आपको दिख रहा है ना। अगर पोल प्रोजेक्टेड है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इस मशीन का डायमीटर क्या होगा? बड़ा होगा। ये थोड़ा इसका डायमीटर ज्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ पे लार्ज डायमीटर। ठीक है, इस मशीन का जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पोल है वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना है? स्टेटर की वाइंडिंग लगानी है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, बड़ा सा दिखता है हमें। ठीक है, और लेस एक्सियल लेंथ। अब एक्सियल लेंथ क्या है, अभी मैं आपको जब दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। एक्सियल लेंथ का मतलब होता है लंबाई। जैसे देखो मशीन को हम ऐसे देखते हैं, ये वाला पार्ट, लेकिन मशीन बेसिकली कैसा होता है? ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल एक गोला सा होता है। मशीन कुछ ऐसा होगा, है ना, अगर आपने लैब वगैरह में देखा हो तो। ठीक है, तो यही कह रहा है, ध्यान से समझना, कि अगर कौन सा रोटर है? सेलिएंट पोल टाइप का। तो सेलिएंट पोल का देखो ये वाली जो लेंथ है ना, इसी लेंथ को बोलते हैं एक्सियल लेंथ। मतलब वो उसकी गहराई कितनी है, कितना लंबा है वो, है ना, मोटर। और ये जो लेंथ है ये हमारा है डायामीटर। तो जो सेलिएंट टाइप का जो रोटर है उसकी डायमीटर बहुत बड़ा है ना, डायमीटर बड़ा है, लेकिन उसका एक्सियल लेंथ क्या है? छोटा है। मतलब उसकी गहराई, लंबाई थोड़ी सी कम है, लेकिन उसका डायमीटर क्या है? ज्यादा है। आई होप आपको एक आइडिया समझ में आ रहा होगा। ये वाली लेंथ कम है इस मशीन की, ठीक है, और ये वाली लेंथ ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक आइडिया समझ में आया होगा कि सेलिएंट पोल। अब इसमें मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो उसको एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, ये पॉइंट 50 से 1000 आरपीएम, पोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको एक क्लियर आइडिया समझ में आया होगा सेलिएंट पोल का, कि सेलिएंट पोल को हम बहुत ज़्यादा स्पीड पे क्यों नहीं घुमा सकते हैं और कहाँ यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर, और फिर उसके बाद से इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।